बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, नेरंग मुल्तान फोरम से आपका होस्ट अहमद कामरान मक्सी हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, बड़े सग़ीर के लोगों ने अंग्रेज़ों से तो आज़ादी हासिल कर ली, मगर नफ़रत, तंग नज़री और तआस्सुब से आज़ादी हासिल ना कर सके। जोग्राफियाई तकसीम के बावजूद बड़े सग़ीर के लोगों का मजहबी मिजाज और अमूमी समाजी रवैये इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि पाक व हिंद के लोगों का ख़मीर एक ही मिट्टी से गुंदा है। यानी महदूद मजहबी सोच और तंग नज़री के ख़मीर से गुंदा ये सोच, जिसने ऐसे हमारे रवैये जन्म दिए हैं जो अदम बर्दाश्त जैसे किरदार उन्होंने तख्लीक दिए, और इस अदम बर्दाश्त के रवैये ने हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा। इसकी ताज़ा मिसाल मैं यूँ दूँगा कि दोस्तों, कोरोना जैसे इंसानी अलमिया को लेकर हमने इसे मसलकी और मजहबी रंग देने में ज़रा भी तामुल नहीं किया। इस पहले हम पाकिस्तान का जिक्र कर लेते हैं। चंद माह पहले जब कोरोना पाकिस्तान में नाज़िल हुआ तो हमारे यहाँ के कुछ चंद पस्त ज़हनियत के लोगों ने इसको मसलकी रंग देने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और अपने अपने मसाले की बालादस्ती साबित करने के लिए शिया कोरोना और सुन्नी कोरोना के इस्तिलाहात वज़ा करने लगे। मगर जब कोरोना मुबल्लिगीन और ज़ायरीन में बटा कोरोना बिला रंग व तफरीक, बिला तफरीक रंग व मज़हब मसला को सबके सर पर चढ़ कर नाचने लगा, तो सबको अपने अपने मसलक भूल गए और वो अपनी जान बचाने के दरपे हो गए। मगर इस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। और इसी तरह जब कोरोना के हवाले से इंडिया में मामला देखते हैं तो हमें मजहबी नफ़रत की एक बदतरीन लहर दिखाई देती है। जब हम कोरोना के हवाले से इंडिया के मुसलमानों का जिक्र करते हैं और तो इस इंसानी अलमिया के हवाले से इंडिया के मुसलमानों को देखते हैं तो वो हमें एक दोहरे तहरे अज़ाब में मुब्तला दिखाई देते हैं। एक तो कोरोना कहर बनकर उन पर नाजिल हुआ, दूसरा कोरोना की वजह से मुतासिब हिंदुओं ने उन्हें मुलाजमतों से निकाल दिया और उनके जनाब कारोबार भी ख़त्म होकर रह गए। तंग नज़र हिंदुओं ने उन पर अरसा हयात तंग कर दिया। गली गली शहर शहर उन्हें नफ़रत का निशाना बनाकर उनकी तज़हीक की जा रही है। उन्हें मुजरिम बनाकर पेश किया जाता है। तशद्दुद और जुल्म का कोई हरबा जाने नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, ऐसे हालात में RSS का पेड मीडिया बड़ी डिटाई के साथ मुसलमानों को कोरोना के फ़रोग़ का ज़िम्मेदार करार देकर उनकी तज़हीक कर रहा है और उनके इस्तेहसाल कर रहा है और उनको नफ़रत का निशाना बना रहा है। और खुलेआम उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई हुई है। उनका लबो लहजा, एंकर्स का लबो लहजा शोले उगल रहा है और इसके साथ ही उनका जो जारहाना अंदाज़ है वो उनके ख़ानदानी पस मंज़र का सबूत दे रहा है। इस हवाले से मेरे पास कुछ फुटेजेस है, आइए आपको दिखाता हूँ। कोरोना संकट पर बहुत बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में 52 जमातियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। 6 अप्रैल को चांदनी महल की 13 मस्जिदों से 102 जमातियों को निकाला गया। सभी को क्वारंटीन किया गया, सैंपल लिए गए। इनमें से 52 जमाती कोरोना पॉजिटिव निकले। इसमें कुछ विदेशी भी शामिल हैं। इसके अलावा चांदनी महल में पिछले 3 दिन में कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई। इसके बाद प्रशासन ने चांदनी महल इलाके को पूरी तरह सील किया है। 13 तारीख को देश का स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कोरोना इज नॉट अ हेल्थ स्केयर। 13 से 15 के बीच में 1,500 लोग थे निजामुद्दीन में, तो 16 मार्च तक सिद्धिविनायक मंदिर बंद नहीं था। 16 मार्च तक उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर बंद नहीं था। 17 मार्च तक शिरडी का साईं बाबा मंदिर बंद नहीं था। 17 मार्च तक शनि शिंगणापुर बंद नहीं था। 18 मार्च तक वैष्णो देवी का मंदिर बंद नहीं था। 20 मार्च तक काशी विश्वनाथ का मंदिर बंद नहीं था। 19 तारीख को प्रधानमंत्री पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। उससे पहले कहा जाता है हेल्थ केयर ही नहीं है, और सारा का सारा निजामुद्दीन पर लेकर आके बैठ जाएंगे। अच्छी तरह से बात करो, आवाज कम, आवाज कम, आप कोशिश करिए। आवाज कम। छोटा भाई नहीं हूँ ना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आवाज कम। देश भर में हाहाकार फैला के रखा है आप लोगों ने। अच्छी तरह से बात करो, आवाज कम, आवाज कम, आप कोशिश करिए। आवाज कम। छोटा भाई नहीं हूँ ना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आवाज कम। देश भर में हाहाकार फैला के रखा है आप लोगों ने। अमर वाक़या ये है कि दिल्ली के आलमी मरकज़ तबलीग अल-मारूफ निज़ामुद्दीन में 13 से 15 मार्च तक होने वाला सालाना इज्तिमा को कोरोना वबा के फैलने का जिम्मेदार करार देना एक मुजरिमाना फेल है।
अगरचे इन हालात में किसी भी किस्म का इज्तिमा करना संगीन गलती थी, जिसका खमियाजा सारे हिंदुस्तानी मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। मुख्तलिफ मकतबा है फ़िक्र के मुसलमान मीडिया के इस मुतअस्सबाना रवैये के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं कि किस बुनियाद पर एक साजिश के तहत तबलीगी जमात को टारगेट किया जा रहा है और मुसलमानों को इस वबा का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। इनका कहना है कि पूरी दुनिया तो मुत्तहिद होकर कोरोना के खिलाफ सब आ रहा है, जबकि हिंदुस्तानी मीडिया अपनी सारी तवानायां मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने में सर्फ कर रहा है। ऑल इंडिया दावा सेंटर एसोसिएशन ने कहा है कि मीडिया एंटी इस्लामिक जज्बात पर तेल छिड़क कर मुल्क में एक ना ख़त्म होने वाली आग भड़काना चाहता है, जो शायद आइंदा कई नस्लों तक बुझ ना पाए। आपको याद होगा कि कोरोना के फैलने के कुछ दिनों पहले ही उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों का शिकार हुई थी, इसीलिए अभी अधिक सावधानी बरतने की जरूरत थी। लेकिन जैसे शेर के मुंह को खून का स्वाद लग जाए तो फिर वो आदमखोर बन जाता है। कुछ ऐसा ही हाल देश के कुछ अति राष्ट्रवादी पत्रकारों और खास मकसद के लिए गठित आईटी सेल का है। इन्हें तब तक चैन नहीं आता जब तक इनकी वजह से देश में नफरत न बढ़ जाए और उस नफरत का शिकार कुछ मासूम लोग न हो जाएं। मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी तबलीगी जमात के नाम पर खूब सांप्रदायिक जहर फैलाया जा रहा है। जिस अंदाज से मीडिया इश्तियाल अंगेजी कर रहा है, सोशल मीडिया पर हैशटैग्स के जरिए मुसलमानों के खिलाफ ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं। मीडिया गंदी सियासत करके इस इंसानी अलमिया पर मजहबी मुनाफरत को फ़रोग दे रहा है। मौलाना आया, कोरोना लाया, जिहादी कोरोना जैसे इश्तियाल अंगेज फिक्रे मुसलमानों की तकलीफ में इजाफा कर रहे हैं। ये मीडिया के अखलाकी दिवालेपन और पस्त सोच की अक्कासी है। हुकूमत की नाकामी से तवज्जो हटाने के लिए मीडिया का एक मखसूस गिरोह सारा मलबा मुसलमानों पर गिरा रहा है। वबा के दिनों में इस तरह का रवैया वबा के खिलाफ जंग को कमज़ोर करने का बायस बन रहा है। फेक न्यूज के कारोबारियों को धर्म अधर्म का ये फर्क समझ नहीं आता। कुछ पुरानी तस्वीरें और पाकिस्तान के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर ये दावे किए गए कि तबलीगी जमात के सदस्यों ने पुलिस और अस्पताल कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, जबकि बाद में इनका सच भी सामने आ गया। दरअसल भारत में कोरोना को धर्म से जोड़ने का ये सिलसिला अचानक शुरू नहीं हुआ है, बल्कि बड़े ही सुनियोजित तरीके से फेक जानकारियां और वीडियो फैलाए गए और आम लोगों तक ये धारणा पहुंचाई गई कि मुसलमान कोरोना से न सिर्फ पीड़ित है बल्कि इसे जानबूझकर फैला रहे हैं। तो फेक न्यूज चलाने वाले या मौलाना आया, कोरोना लाया, कोरोना जिहाद, निजामुद्दीन का विलेन कौन जैसी हेडलाइंस परोसने वाले भारत के संविधान को मुंह चिढ़ा रहे हैं। महामारी के वक्त जब देश में स्वास्थ्य सुविधाओं, मजदूरों की हालत, आर्थिक मंदी और तालाबंदी के दौरान हो रही दिक्कतों पर चर्चा होनी चाहिए, तो ऐसे वक्त में टीवी के प्राइम टाइम में हिंदू मुस्लिम एजेंडा लौट आया है। बीते कुछ दिनों में तबलीगी जमात के नाम पर कई फेक न्यूज सो कॉल्ड प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में चलाई गईं और बार बार पुलिस प्रशासन को इसका खंडन करना पड़ा। एएनआई के यूपी ट्विटर हैंडल ने नोएडा के डीसीपी संकल्प शर्मा के हवाले से लिखा, नोएडा सेक्टर 5 हरौला में रहने वाले जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया है उनका संपर्क तबलीगी जमात से था। न्यूज 18 इंडिया के एंकर अमीश देवगन ने इसे रीट्वीट करते हुए लिखा, जमात ने कुछ भी नहीं छोड़ा, आर पार इसे समझने में आपकी मदद करेगा। लेकिन ये खबर गलत पाई गई, क्योंकि जिन्हें क्वारंटीन किया गया वे सेक्टर 8 की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले थे और इनका जमात से कोई लेना देना नहीं था। इसी तरह जी न्यूज ने दावा किया था कि फिरोजाबाद में तबलीगी जमात के कुछ सदस्य जो कोरोना पॉजिटिव थे, उन्होंने मेडिकल टीम पर पथराव किया। इस खबर के सामने आने के बाद फिरोजाबाद पुलिस ने ट्विटर पर इसे झुठलाते हुए लिखा कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। इलाहाबाद से आई हत्या की एक खबर को तबलीगी जमात से जोड़ने की कोशिश की गई। न्यूज एंकर दीपक चौरसिया ने अपनी एक टिप्पणी में ये बात कही थी, जिसे प्रयागराज पुलिस ने रिट्वीट करते हुए साफ किया कि इस घटना का तबलीगी जमात से कोई संबंध नहीं है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के बारे में जी न्यूज ने खबर चलाई कि वहां 11 जमात सदस्य मिले हैं जो कोरोना संक्रमित हैं, जबकि वहां केवल 1 मरीज है। इस न्यूज का जब खंडन आ गया तो जी न्यूज ने इसे मानवीय भूल बताकर खेद जतला लिया। कोरोना कैसे फैला, पूरी दुनिया में जारी तहकीक किसी नतीजे तक ना पहुंच सकी, लेकिन भारत सारी जिम्मेदारी मुसलमानों पर डालकर उन्हें नफरत का निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एक मुसलमान नौजवान महबूब अली को कोरोना फैलाने की साजिश में शरीक करार देकर गांव के लोगों ने तशद्दुद करके मार डाला। कर्नाटक में एक मछेरे को सिर्फ इसलिए काम से रोक दिया गया क्योंकि वो मुसलमान था।
उत्तराखंड में जावेद नामी मुसलमान दुकानदार को अपनी दुकान बंद करने पर मजबूर कर दिया गया। शास्त्री नगर के इलाके में किसी भी मुसलमान के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। गलती से कोई वहां से गुजरने की कोशिश करे तो उसकी ज़िंदगी की कोई जमानत नहीं। मंगलौर में ज़रूरतमंदों में खाना तकसीम करने पर एक मुसलमान नौजवान को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये चंद मिसालें हैं जबकि भारतीय मुसलमान अपने एक मुल्क में किसी और सियारे की मखलूक बनकर रह गए हैं। नफरत से भरा भारतीय मीडिया मुसलसल मुसलमानों को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार करार देने में मसरूफ़ है। वो कोरोना से नबर्द आजमा होने के साथ साथ मुतासिब हिंदुत्व कोरोना से भी अपनी जान, इज्जत और रिस्क बचाने में मसरूफ़ नज़र आते हैं। कोविड-19 वबाई अमराज को फ़िरका वारियत और मजहबी मुनाफरत का बायस बनाना इंतहाई शर्मनाक है और बेशतर न्यूज़ चैनल बड़ी शद्दोमत से यही तकरार किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में कुछ वीडियो क्लिप्स मुलाहिजा करें। ನಮಾಜ್ ಮಾಡಂತ ಯಾರು ಯಾರು ಮಸೀದ್ಯಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಊರ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ? ಅಲ್ಲ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ? ಕರ್ಸಮ್ಮ DSPನ. ಯಾವ ಊರ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಾಜ್, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ बीच में ही हम लोग को 15 लोग अटैक करके बोले तुमको कितना बोले तो भी नहीं होता, तुम तुम्हारे मुसलमान लोग को दे दो, इधर जरूरत नहीं है तुम्हारी। कौन बोले इधर देने के लिए? बोले फिर ठीक है करके बोल के भाई जा रहे थे, हम सब जा रहे थे, मैं और मेरे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, एक 6-7 लोग जा रहे थे। उधर रास्ते में दासरल्ली मेन रोड में आके अंदर अटैक करे, कम कर 15 लोग थे उधर, एकदम आके बैट उठा के एकदम अटैक करे। वो मेरे लड़के को मार लग गया है। 3 दिन पहले जो पेशेंट आया था और वो बीजेपी वाले, शायद कौन पता नहीं, वो आके बीजेपी वेंकटेश लीडर ब्लॉक, हाँ वो कौन पता नहीं, आके ऐसा तुम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तुम लोग टेररिस्ट हो, तुम लोग सब निज़ामुद्दीन से आके हो, तुम लोग से ही वायरस ये हो रहा है, तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते करके बोल के थोड़ा ये गलाटा किया। वो लोग 15-20 मेंबर्स थे स्टार्टिंग। हम लोग स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखा के पुलिस वालों ने नहीं तुम जाके डिस्ट्रीब्यूट करो, कुछ गलत नहीं कर रहे हो बोल के वो पुलिस वाले हमको बोल के भेजे। आज़ाद भारत इस वक्त अपने सबसे कठिन समय से गुजर रहा है। इस वक्त का सामना हम जिस तरह से कर रहे हैं उसे आने वाली पीढ़ियां जब परखेंगी तो यही कहेंगी कि भारत के लोगों ने एक महामारी के वक्त भी समाज की गंदगी को दूर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे और फैला दिया। जैसे कचरा जमा होते रहने के कारण नाले गंदगी और बदबू से बजबजा उठते हैं, कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त देश में नजर आ रहा है। धर्मांधता, जातिवाद और अंधविश्वास का कचरा नए घिनौने तरीके से फैलाया जा रहा है। इसका पहला लक्षण तब देखने को मिला जब महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई तो मनुवाद के पैरोकारों ने इसे छुआछूत को सही साबित करने के लिए इस्तेमाल किया, जबकि इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब सभी से शारीरिक तौर पर दूरी बनाए रखने से है, न कि समाज के एक तबके से। इस सड़ी गली मानसिकता का एक नमूना मार्च के अंतिम सप्ताह में देखने को मिला जब तबलीगी जमात के दिल्ली स्थित मरकज में विदेश से बड़ी संख्या में आए लोगों के कारण कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। तो तबलीगी जमात ने समाज में नफरत फैलाने की ताक में बैठे लोगों को एक बढ़िया बहाना दे दिया। देश में जैसे जैसे कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी वैसे वैसे तबलीगी जमात का कोरोना कनेक्शन साबित करने की कोशिशें बढ़ गई। सबसे ज्यादा दुख इस बात की है कि इस काम में सरकार भी पीछे नहीं रही। सरकार की ओर से कोरोना के मरीजों का जो आंकड़ा दिया जा रहा है उसमें भी अलग से बताया जा रहा है कि इनमें तबलीगी जमात के मरीजों की संख्या कितनी है।
मरीजों को बच्चों, बूढ़ों, जवानों की कैटेगरी में बांटना या पुरुष या महिला की कैटेगरी में अलग करके बताना तो समझ में आता है, लेकिन मरीजों का धर्म के आधार पर वर्गीकरण करना निहायत गलत अप्रोच है। जब कितने ब्राह्मण या कितने क्षत्रिय या कितने जैन, कितने बौद्ध, कितने सिख मरीज हैं, इसकी गिनती नहीं रखी जा रही है, तो फिर तबलीगी जमात के कितने मरीज हैं, इसे बताने के पीछे क्या मंशा है? क्या इस तरह महामारी का सांप्रदायिकरण नहीं हो रहा है? हल्द्वानी में कुछ लोगों ने मुस्लिम फल विक्रेताओं की दुकानें बंद करवा दी, जबकि हिंदू दुकानदारों को दुकान चालू रखने को कहा गया। कुछ जगह लोगों को अपनी सोसाइटी में मुस्लिम वेंडरों को नहीं आने देने पर सहमत होते दिखाया गया है। मैंगलोर के एक गांव में पोस्टर लगे दिखे कि कोरोना वायरस के पूरी तरह खत्म होने तक गांव में मुस्लिम विक्रेताओं के आने की अनुमति नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में भीड़ द्वारा कई मुस्लिम ट्रक ड्राइवरों को पीटा गया है। देश के अलग अलग हिस्सों की ये घटनाएं एक ही बात की चेतावनी दे रही हैं कि आने वाले वक्त में कामगार तबके के मुसलमानों के लिए बड़ी कठिनाई खड़े होने वाली है। वे पहले ही रोजगार के मामले में पिछड़े हुए होंगे। शहरी सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी के एसोसिएट प्रोफेसर हिलाल अहमद ने एक ट्वीट में लिखा है कि यदि कोरोना वायरस संबंधी सांप्रदायिक दुष्प्रचार इसी तरह जारी रहा तो हमें जल्दी ही हर रेलवे स्टेशन पर हिंदू जल और मुस्लिम जल की अलग अलग दुकानें देखने को मिल सकती हैं। इसी तरह WHO ने सभी देशों की सरकारों से अपील की है कि कोरोना के मरीजों को लेकर राजनीति न की जाए और उन्हें धर्म के आधार पर न बांटा जाए। निजामुद्दीन मरकज का मामला सामने आने के बाद जब कोरोना के पॉजिटिव मामले तेजी से बढ़े थे, तो इसके बाद से दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन में मरकज से जुड़े मामलों की संख्या अलग से बताई जाती है, जिस पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने चिंता जताते हुए केजरीवाल सरकार को पत्र लिखकर अपील की कि संप्रदाय के आधार पर बनाए गए अलग कॉलम को जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि इससे इस्लामोफोबिया के एजेंडे को बढ़ावा मिल रहा है। खत में आगे लिखा गया है कि मरकज वालों का आंकड़ा अलग लिखने की वजह से देश के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। जब सरकार को WHO की अपील की परवाह नहीं है या भारत की अनेकता में एकता वाली संस्कृति का लिहाज नहीं है, तो भला इस देश का मीडिया धर्म के नाम पर अलगाव का झंडा बुलंद करने में पीछे क्यों रहे? तबलीगी जमात की आड़ में कोरोना के लिए मुसलमानों को गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराने में मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में कई खबरें भड़काऊ हेडिंग्स के साथ पेश की गई और कई फर्जी खबरें छापी गई, दिखाई गई। देश का हर मुसलमान तबलीगी जमात से जुड़ा नहीं है, लेकिन इस वक्त माहौल ऐसा बना दिया गया है जैसे मानो देश में मुसलमानों के कारण ही कोरोना फैला है। तबलीगी जमात की गलती वाकई बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी सजा देश के सारे मुसलमानों को नहीं दी जा सकती है, और इसी तरह सारी गलती अकेले तबलीगी जमात की भी नहीं है। इस लापरवाही में सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। ये दुखद है कि देश के मुसलमानों को बार बार अपनी देशभक्ति साबित करने की जरूरत पड़ती है। उन्हें अक्सर शक की निगाहों का सामना करना पड़ता है। अभी कोरोना के बढ़ते मामलों में भी शक की सुई मुसलमानों की ओर घूम गई, लेकिन देश के सभी मुसलमानों को तबलीगी जमात से जोड़ने वालों को ये पता होना चाहिए कि भारत में मुस्लिम समुदाय कई फिरकों में भी बटे हुए हैं। तबलीगी जमात भारत के सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जहाँ तक हिंदुस्तान में दूसरे मज़ाहब के इज्तिमा का ताल्लुक है, तो वो भी बड़ी शद्दोमत से मुनक़िद किए जा रहे थे, जैसा कि श्री बालाजी, माता विष्णु देवी वगैरह के भरपूर इज्तिमात इन्हीं दिनों मुनक़िद किए जा रहे थे। ये कैसे मुमकिन है कि एक किस्म के इज्तिमा से तो कोरोना ना फैले और सिर्फ तबलीगी इज्तिमा से कोरोना फैले? ये मुस्लिम दुश्मनी की एक बदतरीन शक्ल है। अदाद व शुमार और हक़ाइक़ को गलत अंदाज में तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। झूठे और गुमराह को निज़ामात ने हिंदुस्तान में रहने वाले 172 मिलियन मुसलमानों को दीवार के साथ लगा दिया है। ये तस्वीर बीजेपी के MLA जयराम की सालगिरह की तकरीब की हैं। 10 अप्रैल को होने वाली इस तकरीब में गांव के हज़ारों लोग शरीक हुए और किसी किस्म के SOPs को मलूज़ खातिर नहीं रखा गया। नतीजा ये निकला कि इस गांव के हज़ारों लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और दर्जनों मौत हुई हैं।
ये दुखद है कि देश के मुसलमानों को बार बार अपनी देशभक्ति साबित करने की जरूरत पड़ती है। उन्हें अक्सर शक की निगाहों का सामना करना पड़ता है। अभी कोरोना के बढ़ते मामलों में भी शक की सुई मुसलमानों की ओर घूम गई, लेकिन देश के सभी मुसलमानों को तबलीगी जमात से जोड़ने वालों को ये पता होना चाहिए कि भारत में मुस्लिम समुदाय कई फिरकों में भी बटे हुए हैं। तबलीगी जमात भारत के सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण के प्रोजेक्ट पीपुल्स ऑफ सीरीज के तहत KS सिंह के संपादन में प्रकाशित इंडियाज कम्युनिटीज के अनुसार भारत में कुल 584 मुस्लिम जातियां और पेशेगत समुदाय हैं। इसीलिए इस विविधता को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक सवाल कोरोना के बढ़ने का है, तो इसमें तबलीगी जमात की लापरवाही के साथ साथ मशाल जुलूस निकालने वाले या अपने जन्मदिन का जश्न मनाने वाले भाजपा विधायकों की लापरवाही को भी देखना चाहिए। कोरोना के मरीजों को चिन्हित करने के लिए कुछ राज्यों में सरकारों ने बाकायदा चेतावनी जारी की है कि तबलीगी जमात से जुड़े लोग बाहर आकर अपनी जानकारी दें। लेकिन क्या ऐसी ही चेतावनी उन लोगों को दी गई जिन्होंने विदेश से आकर 13वीं का भोज कराया या सपरिवार पिकनिक के लिए चले गए? गाजियाबाद के बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने तो बीते दिनों यहां तक कह दिया कि गाजियाबाद में तबलीगी जमात के लोगों की वजह से मामलों में बढ़ोतरी हुई है। यह आतंकवाद की घटना है, इनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव होना चाहिए। लेकिन क्या उन्हें इसमें गृह मंत्रालय की गलती नजर नहीं आती है कि दिल में हमारे ये ख्याल आए, ये भावना आए कि वाकई ये बहुत कुछ हो चुका और पूरी इंसानियत जो है वो शिकार हो रही है इसका। हमें भी आगे बढ़कर आना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शुरू के 1-2 हफ्ते गुजर जाने के बाद अब जिस तरह की घटिया, गंदी, भद्दी सांप्रदायिक राजनीति देखने को मिल रही है और जितनी खराब पत्रकारिता देखने को मिल रही है, आप यकीन जानिए पत्रकार आज के दौर के गिद्ध बन चुके हैं। गिद्ध पत्रकारिता हो रही है, चीलें बन गई हैं, ये गिद्ध बन गए हैं, चील बन गए हैं पत्रकार। मैं बात कर रही हूँ कि किस तरह से बड़े न्यूज नेटवर्क ने एक इन्वेस्टिगेशन किया है। इन्वेस्टिगेशन किन लोगों पर इन्वेस्टिगेशन किया है? मदरसों में जाकर स्टिंग ऑपरेशन, छुपे हुए कैमरे, खुफिया कैमरे, उनसे रिपोर्टर्स जाके वहाँ धावा बोलते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे मदरसों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाई जा रही है, कैसे मदरसों के छात्र जो हैं वो अपने घरों में नहीं रह रहे हैं, बल्कि अभी भी छोटी छोटी जगहों पर, छोटे कमरों में बहुत सारे छात्र वहाँ मौजूद हैं। अब इसे कहने में किसी को दो राय नहीं है कि वाकई मदरसों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो बेहद गरीब परिवारों से आते हैं। मदरसों के पास कोई ख़ास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास कोई ऐसा रिसोर्सेज नहीं है कि वो बहुत आलीशान घरों में, आलीशान इमारतों में और बहुत ही आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इन बच्चों को पढ़ा सके, क्योंकि बेहद गरीब घरानों के बच्चे आते हैं और इसी तरह के लोग इन मदरसों के बच्चों पे स्टिंग ऑपरेशन करना एक इतनी बड़ी महामारी के समय में, इससे ज्यादा क्या बताएं घटिया चीज क्या हो सकती है? आप रात को सोते कैसे? क्योंकि आप समझिए कि मदरसों के अंदर जो बच्चे हैं वो अनाथ हैं, उनके पास जाने के लिए और कहीं नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? आप ये क्या साबित कर रहे हैं कि वो कहीं जाने पे कहाँ जाएंगे? अगर मैंने कहीं भेजना होता तो कहाँ भेजेंगे उन बच्चों को? इसके बारे में आप पूछ नहीं रहे हैं। आप क्या व्यवस्था होगी हमारे यहाँ जो गरीब हैं उनके लिए, जो अनाथ हैं उनके लिए, जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके लिए, जो स्लम्स में रहते हैं उनके लिए, ये सवाल आप नहीं पूछ रहे हैं। बल्कि सबसे जो पीड़ित हैं, पहले से ही जो नफरत के निशाने पर हैं, उसको आप फिर निशाना बना रहे हैं और एक तरह से अपनी नैरेटिव ये बना रहे हैं, अपनी प्लेटफॉर्म को यूज करके, उसका इस्तेमाल करके कि एक तरह से कोविड-19 को किसी तरह एक खास समुदाय से जोड़ दीजिए, यानी माइनॉरिटी समुदाय से जोड़ दीजिए। इसमें आप मददगार कर रहे हैं। पर अगर देखा जाए तो पिछले 5-6 सालों में जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान जो मुस्लिम विरोधी राजनीति देखी गई है, खास तबके के खिलाफ राजनीति जो देखी गई है, उसके नतीजे के तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि एक वजह एक बड़ी ये भी हो सकती है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, यानी कि सरकार के बीच और सरकारी अधिकारियों के और मुस्लिम समुदाय के बीच जो एक ट्रस्ट डेफिसिट देखा जा रहा है। चाहे वो इंदौर में एक ख़ास इलाके में जब वहाँ स्वास्थ्य अधिकारियों ने घुसने की कोशिश की और डेटा लेने की कोशिश की, या यहाँ पर जिस तरह से अलग अलग जगहों पर तबलीग के लोग अभी भी छिपे हुए हैं। अभी बताया जा रहा है कि फलां मस्जिद से इतने लोग निकाले गए और उसमें से कई दर्जन लोग पॉजिटिव पाए गए। तो इस तरह का जो पूरा रवैया है आखिर समुदाय की तरफ से और सरकार की तरफ से, ये क्यों देखने को मिल रहा है? क्यों नहीं आखिर ये जो खाई है दोनों के बीच, ये क्यों बनी है? और क्यों नहीं आखिर प्रधानमंत्री जो बहुत अच्छे ओरेटर माने जाते हैं, कि बहुत अच्छे वक्ता हैं वो,
क्यों नहीं आके वो ये कहते हैं, जब वो ताली बजाने को कह सकते हैं, वो थाली बजाने को कह सकते हैं, मोमबत्ती जलाने को कह सकते हैं, तो क्यों नहीं वाकई वो एक ख़ास समुदाय को एड्रेस कर सकते हैं कि आप भी मेरे देश के नागरिक हैं, मैं आपका भी नेता हूँ, आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, सरकारी अधिकारियों पर विश्वास करिए और बाहर निकल कर आइए, जिसकी वजह से जो है वो चैनल्स को धावा ना बोलना पड़े मदरसों पर। इसके अलावा पुलिस की बाकायदा टीम्स जाकर इसको एक पूरा एक क्राइम सीन, जिसको एक जुर्म की तरह क्यों ना देखा जाए, क्यों ये एक ट्रस्ट डेफिसिट कम करने की कोशिश नहीं की जा रही? क्योंकि साफ तौर पर आप ये देखिए कि जब भी हमने देखा है कि प्लेग या इस तरह की जो महामारियां हुई हैं पिछले कई हजार साल के इतिहास में, हमने ये देखा है कि अक्सर एक खास समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश होती है। और अफसोस ये लग रहा है, ये पूरी तरीके से भूमिका बांधी जा रही है कि इस पूरी महामारी का, कोरोना वायरस का भारत में जो पूरा ठीकरा है, जो पूरी जिम्मेदारी है, वो मुस्लिम समुदाय के सर पर फोड़ दी जाए कि ये लोग जिम्मेदार हैं जो कोरोना वायरस भारत में फैला रहे हैं। और इसका सबसे ज़्यादा खमियाजा जो देखने को मिल रहा है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है कि जो लोग फल बेचने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको इसका खमियाजा देखने को मिल रहा है कि जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर नाम देखकर फल और सब्जी वालों को घुसने दिया जा रहा है। कई इस तरह के मामले सामने आए हैं जहाँ लोगों को पीटा जा रहा है। कई इस तरह के मामले सामने आए जहाँ गाँवों में बाकायदा बोर्ड लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर मुसलमान नहीं आ सकते, उनसे निवेदन किया जाता है या उन्हें धमकाया जाता है। इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं कि बाकायदा ढोल नगाड़ा बजाकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का स्वागत नहीं है। ये सब कुछ कहीं ना कहीं जिस तरह का प्रोपेगेंडा मीडिया के जरिए इस पूरे मामले को एक समुदाय के सर जो फोड़ने की एक कोशिश है, उसके स्टिग्मा के तौर पर, पूरे समुदाय को कलंकित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस मुद्दे को ट्विटर पर उठाया और जवाबदेही मांगने की कोशिश की इंडिया टुडे ग्रुप से, और ये कहा कि किस तरह से ये बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म है, ये गैर जिम्मेदाराना तरीके से की गई पत्रकारिता है जिसका हमारे समाज पर बुरा असर पड़ सकता है। वो क्या कह रही है इस मामले पर, आइए सुन लेते हैं। दूसरा और उससे भी बड़ा जो चीज पैदा हो रहा है इससे, वो ये कि आप हॉटस्पॉट जैसे शब्द को, कोविड-19 हॉटस्पॉट जैसे शब्द को आप गुनाह से जोड़ दे रहे हैं, आप इससे शर्म से या जुर्म से जोड़ दे रहे हैं। और इसकी वजह से सचमुच में बहुत हॉटस्पॉट्स हैं हमारे देश में और भी पैदा होंगे, पता चलेंगे आने वाले दिनों में। जैसे जैसे आप टेस्टिंग बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा, पता चलना चाहिए। लेकिन अगर आपने हॉटस्पॉट को एक तरह से स्टिग्मा से जोड़ दिया, अगर लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ हॉटस्पॉट नहीं पाया जाना चाहिए और इसलिए फिर वो दबाएंगे, अपनी बीमारी को दबाएंगे, टेस्टिंग नहीं कराएंगे, टेस्ट के रिजल्ट्स को दबाएंगे, ये सारी चीजें लोग ऑलरेडी करना शुरू कर दिए। अभी पता चला ना कि किसी की डेथ हो गई थी और उनके वो कोविड-19 पॉजिटिव थे, लेकिन उनके परिवार ने फ्यूनरल करा दिया, यानी शमशान घाट पे सब आयोजन करा दिया बिना बताए। मैं इनको गुनाहगार नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये दरअसल विक्टिम है इस तरह के नैरेटिव के, जो बता रहा है कि ये सब बताने पे बड़ी शर्म की बात हो जाएगी। और इसलिए उनको गुनाहगार ठहराने के बजाय सरकार को, सत्ता को गुनाहगार ठहराने की जरूरत है इस मामले में कि आप ठीक से शिक्षित नहीं कर रहे लोगों को। 30 जनवरी को पहला केस भारत में आया। 30 जनवरी से लेकर के 22 मार्च तक सरकार ने किन किन लोगों से कंसल्ट किया, केंद्र सरकार ने किन किन लोगों की बैठकें की, उन बैठकों के मिनट्स क्या हैं, क्या रिकमेंडेशन दी गई, उन रिकमेंडेशंस पर क्या एक्शन टेकन था या नहीं था, ये चीज देश के लोगों को जानना जरूरी है। पूरा फरवरी भर जब ट्रंप का यहाँ पर आयोजन चलवा रहे थे सरकार, उस समय सरकार जब हम लोगों को नहीं बता रही थी कि ये कोई खतरा है, उस समय ये सचमुच में क्या चल रहा था, ये हम जानना चाहते हैं। दूसरी चीज ये कि इस समय भूख का भूगोल फैला हुआ है, बेरोजगारी का भूगोल फैला हुआ है, लोग परेशान हैं, लोग तबाह हैं, माइग्रेंट वर्कर्स की हालत देखिए, स्टोरीज की कोई कमी नहीं, डॉक्टर्स की हालत देखिए, पीपीई किट्स की हालत देखिए, टेस्टिंग क्यों इतना कम हो रहा है, टेस्टिंग किट्स में घोटाले की हालत देखिए। इन सारी चीजों में जांच करना ये पत्रकारों का काम है। ये करने के लिए सारी स्टोरीज बची हुई, बच्चों को बख्श दीजिए थोड़ा सा। मोदी सरकार की गलत हिकमत अमली के बायस अनप्लान्ड लॉकडाउन ने एक इंसानी अलमिया को जन्म दिया और लाखों लोग बेजार और मददगार सड़कों पर निकल आए। वो अपने अपने घरों में लॉकडाउन होना चाहते थे, मगर बगैर ट्रांसपोर्ट के लाखों लोग पैदल ही सैकड़ों मील का सफ़र तय करने निकल पड़े और इस तरह से एक कोरोना का फैलाव का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चल पड़ा। इस सिलसिले में स्काई न्यूज़ की एक मुख्तसर सी रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। And thousands of migrants desperate to reach their homes in rural India. They converged at a bus terminal in Delhi
as the state of Uttar Pradesh sealed its borders. The police force overwhelmed by the crowds. The surge of people forced the government to arrange thousands of buses to take them back home. Men, women and children have walked for many miles, crossing state after state in a lockdown. परेशानी है, छोटा बच्चा, खाने कुछ नहीं। कहाँ जा रहे हैं? हम इन बदायूं में जाएंगे, पैदल ही चल पड़े हम। There is no social distancing or protection for these poor daily wage earners and contract workers. This informal sector forms almost 80% of India's workforce. सर हम यहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम बंद हो गया हम लोगों का, अब खाने के लिए भी पैसे नहीं है और पॉकेट में 100-200 रुपए पड़े हुए हैं, अभी कैसे गाँव पहुँचेंगे ये भी मुश्किल की बात है। The government failed to factor in such a rush while locking the country for 21 days, giving just 4 hours of advance notice. Police have beaten, seized vehicles and even threatened jail sentences for those defying the restrictions. Here in Delhi, the national capital, the borders have been sealed and police have put up barricades checking everyone's identity card. Only those involved in essential services are allowed to be on the road. Chris, Paula and Mandy from Derbyshire are caught in the lockdown on their dream holiday. Having spent a night on the streets, they are urging the government to help them get back home to the UK. We've been totally abandoned here. It's ridiculous. I mean, It's laughable. We do feel that people are, they're sympathetic, but it's just like, what on earth is your government doing for you? Just like, nothing. They're not doing anything for us. In a country where medical facilities are inadequate and social distancing measures are clearly being ignored through desperate attempts to escape, मोदी और उसकी जनूनी सरकार मुल्क भर में इंतहा पसंदी और मजहबी तफरीक को हवा दे रही है और अक़वाम आलम समेत तमाम इदारे खामोश हैं। भारतीय समाज में मजहबी जुनून, इंसान दुश्मनी और वहशीपन हर रोज़ बढ़ता नज़र आ रहा है। इस वक्त जबकि दुनिया को एक बदतरीन और कठिन वक्त का सामना है, भारतीय माशरा दरिंदगी और जहालत का मुजाहरा कर रहा है। क्या इतना कुछ हो जाने के बाद भी भारतीय समाज को महज़ब और बाशऊर कहा जाना चाहिए? क्या भारतीय हुक्मरान इस लायक हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा और उसके रुकन ममालिक उन्हें ज़िम्मेदार और आवाम दोस्त तस्वर करें? फैसला आप पर छोड़ते हैं। अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।